नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर हल कर रहे हैं। खंड ए बहुवैकल्पिक प्रश्न। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बेटा सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय कार्यपालिका है, कौन कौन शामिल है इसमें? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उक्त तीनों। बेटा उक्त तीनों इसका सही आंसर है, क्योंकि संघीय कार्यपालिका के तीनों हिस्से हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। शिक्षा किस सूची में शामिल है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? बेटा 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान औपचारिक रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान के दर्शन का मुख्य तत्व है सामाजिक तत्व, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद। बेटा उक्त सभी सही उत्तर है। किसने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध किया? नेल्सन मंडेला ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया रंगभेद नीति के विरोध के लिए। सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? राम मनोहर लोहिया। राष्ट्रवाद को प्रेरणा देने वाला तत्व नहीं है, प्रेरणा देने वाले तत्व हैं भू क्षेत्र, साझे विश्वास, इतिहास। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सांप्रदायिकता। लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न धर्मों और समुदायों को समानता की गारंटी देती है धर्मनिरपेक्षता। खंड से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। पीड़ित लोगों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा जन सामान्य के हितार्थ दायर की गई याचिका जनहित याचिका कहलाती है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय दिया था। भारत का राष्ट्रपति साधारण या सामान्य विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। अनुच्छेद 370 को 2019 में समाप्त किया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। खंड से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आप सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अथवा बहुलवादी प्रणाली किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें जिस पार्टी को सबसे ज्यादा, जिस प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। सरकार के 3 अंग, सरकार के कितने अंग हैं? नाम लिखो। बेटा सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के 2 कार्य बताओ, कानून बनाना और सरकार पर नियंत्रण रखना। संघवाद क्या है? सत्ता का एक से अधिक स्तरों पर वितरण। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा गया है? भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा गया है क्योंकि अपने निर्माण के बाद में आज इसको 70 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन ये ऐसा ही बना हुआ क्योंकि इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और इसीलिए हमारा संविधान एक बंद किताब न होकर एक सजीव व्यक्ति की तरह अनुभवों से सीख रहा है और जीवन संविधान कहलाता है। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन का अर्थ है वे मूल्य जो भारतीय संविधान को अभिप्रेरित करते हैं, जैसे कि उदारवाद है, जैसे कि समानता है। अगला है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता बेटा 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है प्रतिबंधों का अभाव और एक होता है व्यक्ति अपनी सृजनात्मकताओं का विकास कर सके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी। हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? समानता को बढ़ावा देने के 3 तरीके होते हैं बेटा। एक औपचारिक समानता, दूसरा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता और एक समानुपातिक कार्यवाही के द्वारा समानता को स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रवाद की भावना किसे कहते हैं? राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारक बेटा कौन कौन से? देखो, अगर हम इन कारकों की बात करें तो वो कारक है इतिहास, साझी राजनीतिक पहचान, विश्वास। तो ये ऐसे कारक हैं जो राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करते हैं। खंड द भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? वर्णन करना है बेटा। आपको 6 मौलिक अधिकारों का नाम लिखते हुए इनका वर्णन करना है।
स्थानीय शासन का अर्थ बताते हुए पंचायती राज व्यवस्था की बनावट का वर्णन कीजिए। स्थानीय शासन किसे कहते हैं? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की जो बनावट है, त्रिस्तरीय बनावट, उसको आप डायग्राम चार्ट से भी बना सकते हैं या वर्णन करके भी लिख सकते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति और न्यायपालिका की भूमिका क्या है? संविधान संशोधन की विधियों का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया। संक्षिप्त में बताते हुए आपको बताना है कि सामान्य विधेयक की तरह संशोधन प्रक्रिया में भी दोनों सदनों के द्वारा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से संशोधन विधेयक पारित माना जाता है। और न्यायपालिका की भूमिका ये कि अगर संविधान में कोई संशोधन किया जाता है जो संविधान की व्याख्याओं की अवहेलना करता है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। संविधान की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता क्यों होती है? संविधान की पुनर्व्याख्या संविधान में बदलाव करने के लिए, समय के अनुसार उसको बदलने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए, संविधान को जीवंत बनाए रखने के लिए। रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? रोल्स ने न्याय की स्थापना के लिए अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत दिया था और उसने कहा था कि व्यक्ति को ऐसी स्थिति में रखना है, उसको फिर समाज का निर्माण करना है जिसमें उसे ये नहीं पता कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, किस स्थिति में हुआ है, उसकी परिस्थिति उसे पता नहीं है। अधिकार से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ जिसे संविधान मान्यता देता है। अधिकारों के प्रकार राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिकों के अधिकारों का वर्णन करते हुए राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति दायित्वों का वर्णन कीजिए। लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों की जो अधिकार है बेटा, मत देने का अधिकार है, प्रतिनिधि के रूप में खड़े होने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, विभिन्न स्वतंत्रताएं हैं, बुनियादी अधिकार उसे दिए गए हैं। राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति दायित्व का वर्णन करना है। दायित्व यानी कर्तव्य, इसके कर्तव्य क्या? दायित्वों की बात करें तो लोकतंत्र में नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और राज्य अगर उनके अधिकारों में सेंधमारी करता है तो वो उसकी आलोचना कर सकता है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद के विभिन्न रूपों की विवेचना कीजिए। राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय होता है जो नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करता है। राष्ट्रवाद के अगर विभिन्न रूपों की बात करें तो जो राष्ट्रवाद है विभिन्न राष्ट्रों के एकीकरण के बीच मुख्य कारण रहा है, जैसे कि इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। राष्ट्रवाद विभिन्न राष्ट्रों के विघटन के बीच भी ये मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा है। इसी राष्ट्रवाद 20वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद है ये एक प्रमुख विचारधारा रही और इसने उपनिवेशवादी शक्तियों का विरोध किया और विभिन्न जो भारत और एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों की आज़ादी भी राष्ट्रवाद की भावनाओं के कारण ही उन्हें प्राप्त हुई। सैद्धांतिक दूरी को धर्मनिरपेक्षता की धारणा के आधार पर समझाइए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की धर्मनिरपेक्षता में सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत को अपनाया गया है कि राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे लगता है कि धर्म में कोई कुरीति है तो उसे दूर करने के लिए वह हस्तक्षेप कर सकता है। अगला प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है, आप इसको वर्णन करना है। संविधान के 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में क्या बदलाव आए? 73वां संशोधन 1992 में लाया गया, 93 में लागू हुआ और इसके बाद में त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। हर 5 साल से नियमित चुनाव की व्यवस्था शुरू हुई, आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ और विषयों का स्थानांतरण किया गया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, राज्य चुनाव आयुक्त का गठन हुआ। ऑप्शन में दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय स्थानीय शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, उनको डिटेल से अच्छे से समझाना है। नागरिकता से आप क्या समझते हैं? नागरिकता के प्रमुख पक्षों के बारे में बताइए। किसी भी समाज की संपूर्ण और समान सदस्यता को हम नागरिकता कहते हैं। नागरिकता के दोनों पक्षों के बारे में आपको डिटेल से बताना है। विश्व नागरिकता की धारणा के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का वर्णन करना है, डिटेल से करना है। धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 विशेषताएं हैं, उनका उल्लेख करना है। धार्मिक भेदभाव को रोकने में शिक्षा किस प्रकार उपयोगी है, विस्तृत रूप से वर्णन करो। निबंधात्मक प्रश्न इन सभी का बेटा आपको डिटेल से वर्णन करना है।